नमस्कार दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जीव विज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके साथ शेयर करेंगे जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। लीजिए, हमारा पहला प्रश्न है, एंजाइम मुख्य रूप से क्या है? ऑप्शन ए एमिनो एसिड, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी वसा। ये वो प्रश्न है जो सदैव पूछे जाते हैं, हर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। और हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी प्रोटीन। एंजाइम मुख्य रूप से एक प्रोटीन है। ये प्रश्न लगभग हर परीक्षा में रिपीट होता है, इसलिए हम ऐसे प्रश्नों की पूरी श्रृंखला आपके लिए लाए हैं। लीजिए, हमारा प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए विटामिन 6, ऑप्शन बी विटामिन 2, ऑप्शन सी विटामिन 12, ऑप्शन डी विटामिन 8। हमारा बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन 12। विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कभी कभी यह प्रश्न भी आ जाता है कि विटामिन 12 में क्या पाया जाता है, तो हम उत्तर देंगे कोबाल्ट पाया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, एनीमिया किसकी कमी से होता है? ए आयोडीन, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, डी हीमोग्लोबिन। रक्तता जिसे हम कहते हैं एनीमिया किसकी कमी से होता है? और हमारा जो सही उत्तर है वो है डी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। ये प्रश्न आप हमेशा याद रखें, लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है? ए कोलेस्ट्रॉल, बी पित्त, सी लसिका, डी यूरोक्रोम। और अगर आपने उत्तर दे दिया है तो ठीक, नहीं तो लीजिए, आपके लिए बिल्कुल सही उत्तर है डी यूरोक्रोम। जी हाँ मित्रों, यूरोक्रोम की वजह से हमारे मूत्र का रंग पीला होता है। तो ये प्रश्न जब भी आए, अब आपको 100% सही करना है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? ऑप्शन है हमारा ए एड्स, बी टीबी, सी पीलिया, डी कैंसर। और हमारा बिल्कुल सही जो उत्तर है वो है ए एड्स। एड्स HIV, इसके लिए एलिसा की जांच की जाती है। कभी कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, डॉट का संबंध किस बीमारी के साथ है? तो डॉट्स का संबंध टीबी के साथ है, ध्यान रखिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट, डी लाइसोसोम। बिल्कुल ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और हमारा जो सही उत्तर है वह है बी माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, इसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कोशिका का
पावर हाउस किसे कहते हैं? तब भी हमारा उत्तर यही आएगा, बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। रक्तदाब को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए, O2 ग्रंथि, ऑप्शन बी, थायराइड, ऑप्शन सी, अधिवक्र ग्रंथि, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगर आपने उत्तर दे दिया तो ठीक, नहीं तो लीजिए, आपके लिए यह है उत्तर बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, अधिवक्र ग्रंथि। रक्तचाप, रक्तदाब को हम बीपी कहते हैं, सामान्य शब्दों में ब्लड प्रेशर। तो दोनों कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। कभी कभी बीपी शब्द ले लिया जाता है और कभी कभी हिंदी में रक्तदाब शब्द का उपयोग कर लिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? ए, रेडोस्पिन, बी, हीमोग्लोबिन, सी, मेलानिन, डी, ओडोटिसा। और ये रहा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, सी, मेलानिन। मेलानिन की वजह से मानव त्वचा का रंग बदलता है। हम जो काले, गोरे, सावले से, ये सब मेलानिन की वजह से। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके लिए इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 9। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? ए, कैरोटीन, बी, क्लोरोप्लास्ट, सी, लाइकोपीन, डी, इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है सी, लाइकोपीन। बिल्कुल, लाइकोपीन की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। और एक और बता दे रहा हूं आपको बात, कि कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग लाल होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिकाओं की रसोई घर कहा जाता है। या पादप कोशिका का किचन कौन है, तब आप उत्तर देंगे क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 10। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? ए, मस्तिष्क के नीचे, बी, हृदय के नीचे, सी, O2 ग्रंथि में, डी, उदर में। और हमारा सही उत्तर है ए, मस्तिष्क के नीचे। पीयूष ग्रंथि शरीर में मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ध्यान रखना, ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 11। विश्व का सबसे छोटा पुष्प है? ए, कमल, बी, रैफलेसिया, सी, वॉल्फिया, डी, गुलाब। और हमारा सही उत्तर है सी, वॉल्फिया। वॉल्फिया विश्व का सबसे छोटा पुष्प है। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा? तो सबसे बड़ा पुष्प है रैफलेसिया। ठीक है, दोनों ही आपके साथ है। 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए और ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। लीजिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। लड़ो उड़ो हार्मोन्स किसे कहा जाता है? ए, इंसुलिन, बी, एड्रेनलिन, सी, एस्ट्रोजन, डी, सभी को। और हमारा जो सही उत्तर है वो बी है, एड्रेनलिन। जी हाँ, इसे ही हम लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहते हैं और इंग्लिश में इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं। फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है?
ए उड़द, बी चना, सी मटर, डी सोयाबीन। हमारा सही उत्तर है डी सोयाबीन में। जी हाँ मित्रों, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। लगभग 42% के करीब सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। कभी कभी यूं भी पूछ लिया जाता है सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो लगभग 42% या 42% प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। ये है क्वेश्चन नंबर 14। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? ए ल्यूवेनहॉक, बी वॉटसन व क्रिक, सी डाल्टन, डी ए और बी दोनों। और हमारा सही जो उत्तर है वो है वॉटसन व क्रिक। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। कभी कभी यूं ही पूछ लिया जाता है कि डबल हेलिक्स मॉडल का संबंध किससे है, तो हम कहेंगे वॉटसन व क्रिक से। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए सिट्रिक नाइट्रिक अम्ल, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी ऑक्सीजेलिक एसिड, डी इनमें से कोई नहीं। और हमारा जो सही उत्तर है वो है बी एस्कॉर्बिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक नाम जो विटामिन सी का वो यही है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इस प्रकार से ये 3 प्रश्न एक साथ आपको तैयार हो जाते हैं और ये हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 16। वृद्धि हार्मोन्स कहां से स्रावित होता है? ए जननांग, बी थायराइड, सी एड्रिनल, डी पीयूष ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। और हमारा जो सही उत्तर है, हो सकता है आपने दे दिया है तब तो बहुत बढ़िया, नहीं तो लीजिए ये आपके सामने है, डी पीयूष ग्रंथि। जी हाँ, वृद्धि हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। यहां हमने तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं। ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी एक्सॉन, डी उपयुक्त सभी। और हमारा जो सही उत्तर है वो है ए न्यूरॉन। जी हाँ दोस्तों, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। हिंदी में इसे तंत्रिका या तंत्री कोशिका भी कहते हैं। ये मस्तिष्क से सूचनाओं का आदान प्रदान एवं विश्लेषण का कार्य करती है। ये अगला प्रश्न है जो उसी से समान है, अगले प्रश्न के जैसा। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एक्सॉन या इनमें से कोई नहीं। गुर्दा बोले तो किडनी, किडनी की कार्यात्मक इकाई है। और हमारा जो सही उत्तर है वो उत्तर है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन ए नेफ्रॉन। देखिए दोस्तों, 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं तंत्रिका तंत्र की और गुर्दे की। अगर हमें तंत्रिका तंत्र की पूछे तो न्यूरॉन उत्तर लिखना है, और यदि हमें गुर्दे या किडनी की कार्यात्मक इकाई पूछे तो नेफ्रॉन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? ए मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी कोबाल्ट, डी फॉस्फोरस। और हमारा सही उत्तर है बी कैल्शियम।
जी हाँ दोस्तों, रक्त जमने में कैल्शियम तत्व की मुख्य भूमिका होती है। गौर करना, तत्व शब्द पूछा है तब हम लिखेंगे कैल्शियम, लेकिन कभी कभी प्रोटीन पूछ लिया जाता है तब आएगा फाइब्रिनोजेन। बिल्कुल, रक्त जमने में किस प्रोटीन की मुख्य भूमिका होती है तब तो लिखेंगे फाइब्रोजेन, और तत्व पूछे तो कैल्शियम। ध्यान रखना, कंठस्थ कर ले इस चीज को। प्रश्न संख्या 20, मानव शरीर में इंसुलिन कहां से स्त्रावित होता है? ए पित्ताशय में, बी अग्नाशय में, सी पीयूष ग्रंथि में, डी लीवर में। और हमारा जो सही उत्तर है वो है बी अग्नाशय में। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन का स्त्राव जो होता है वो अग्नाशय में होता है, लेकिन कभी कभी इनमें ये ऑप्शन नहीं दिए होते हैं तब हम लिखेंगे लैंगरहैंस, और लैंगरहैंस भी नहीं दिया होगा तो होगा बीटा कोशिका। जी हाँ, अग्नाशय में लैंगरहैंस होते हैं, उनकी जो बीटा कोशिका होती है वहां से इंसुलिन का स्त्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन्कोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? ए पक्षियों का, बी कीटों का, सी जनसंख्या अध्ययन का, डी कैंसर का। और हमारा जो सही उत्तर है डी कैंसर का। ऑन्कोलॉजी में हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहेंगे ये भी जान लीजिए आप। लीजिए, पक्षियों को हम कहते हैं ऑर्थिनोलॉजी, कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटीमोलॉजी, और जनसंख्या अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी। ये आप 4 प्रश्न एक साथ याद कर सकते हैं इस एक प्रश्न से। प्रश्न संख्या 22, मानव शरीर के अंदर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? ए हेपेरिन, बी फाइब्रोजेन, सी हीमोग्लोबिन, डी उपयुक्त सभी। और हमारा सही उत्तर है हेपेरिन। बिल्कुल दोस्तों, हेपेरिन ही वो चीज है जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर का जो खून है वो जमता नहीं है, तरल रहता है। यदि शरीर के अंदर खून जम जाएगा तो फिर आपको पता ही क्या होगा। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हेपेरिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो हेपेरिन का उत्पादन यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं, में होता है। ये प्रश्न आ जाए कि हेपेरिन का उत्पादन कहाँ होता है, तो यकृत और लीवर में। अगला प्रश्न संख्या 23, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80, 80/120, 150/80, 80/150। और सही उत्तर है ए 120/80 mmHg। दोस्तों, 120 जो स्तर है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक, और 80 mmHg है उसे हम कहते हैं डाइस्टोलिक। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको बता दिया गया। अब लीजिए हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सबसे बड़ी अंतरस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? ए थायराइड, बी पीयूष, सी यकृत या लीवर, डी पैराथायराइड। अंतःस्त्रावी ग्रंथि को ही इंग्लिश में इंडोक्राइन कहते हैं, और सही उत्तर है थायराइड। कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि तो सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? और बहिस्त्रावी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोक्राइन, और सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि यकृत या जिसे हम लीवर कहते हैं वो होती है। तो एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न आपको हमने हल करा दिए, और ये हमेशा पूछे जाते हैं। और हमारा अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों तरह से कार्य करती है? ए थायराइड, बी अग्नाशय, सी पीयूष ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है जो आज की कक्षा का, आज की क्लास का। और सही जो उत्तर है, ज्यादातर लोगों को पता है फिर भी बता देता हूं, ऑप्शन बी अग्नाशय पैनक्रियास। बिल्कुल, अग्नाशय वो है जो दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है, इंडोक्राइन और
एक्सोक्राइन दोनों की तरह। आपको हमारा ये सेक्शन कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उसे सब्सक्राइब कीजिए। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि ये वो प्रश्न है जिन्हें आप 100% रट लीजिए। इनमें से लगभग हर प्रश्न हर तीसरी चौथी परीक्षा में रिपीट होता ही होता है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए।